हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बात करेंगे आज 20 चैप्टर की। अगर 20 चैप्टर में बात करें तो रेयॉन और नायलॉन को देखेंगे, जिसके एमसीक्यू टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी हर बार के रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बता दें कि आपने अगर अब तक भी नहीं पढ़ा है तो अब 2 मंथ में अगर आप इतना कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो याद रखिएगा, यूथ का जो प्रैक्टिस सेट है, यूथ की जो चैप्टर वाइज श्रृंखला है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें कंप्लीट करिए। उसके बाद देन हम सिलेबस पे चलेंगे क्योंकि हमारा टारगेट 100+ का है, तो 100+ के लिए जो भी रणनीति होगी हम उसे फॉलो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। क्योंकि आपने हार मान ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती, इसलिए आप हार मान नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेयॉन रेशों का व्यास निर्भर करता है। तो भाई रेयॉन रेशे कैसे हैं? आर्टिफिशियल है। रेयॉन रेशे कैसे हैं? मानव निर्मित है। ठीक है, तो इनका व्यास किस पर निर्भर करेगा? तो इसकी जो मशीन होती है उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि रेयॉन का जो प्रोसेस है उसे समझेंगे एक दिन। तो यहाँ पे बोला जाता है उसको स्पिन रेट के छिद्रों पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक इस तरह से होता है, उसमें इस तरह छेद लगे होते हैं, चलनी लगा दी जाती है। जैसे आपने सेवई वाली मशीन देखी हो, वहाँ से यहाँ से रेयॉन का जो मिश्रण है वो डाला जाता है। तो इसकी जो छेद है भाई, वो छेद किस पर निर्भर है? वो मनुष्य पर निर्भर है। तो याद रखिएगा, स्पिन रेट के छिद्रों पर निर्भर करता है कि आप अगर छिद्र बड़े लगा देंगे तो आपका धागा मोटा आएगा। अगर आप छिद्र छोटे छोटे छिद्रों वाले चलनी लगा देंगे तो आपका छठा धागा जो पतला आएगा। सेम प्रोसेस याद रखिएगा, सेम ही जो अभी हुई थी आपकी कौन सा त्योहार था, सावन में जो हुई थी। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पिन रेट के छिद्रों पर रेयॉन रेशों का व्यास निर्भर करता है। सेलुलोज के द्रव्य पदार्थों को अंगूठे के आकार की धातु टोपी के छिद्रों से दबाव द्वारा निकाला जाता है। इन जर्नल को क्या कहते हैं? जर्नल को स्पिन रेट कहा जाता है क्योंकि यह उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार रेशम के कीड़े स्पिन रेट द्वारा किया जाता है। स्पिन रेट के छिद्रों की जो संख्या की अगर बात की जाए तो ये 1 से कितनी होती है? तो याद रखिएगा, यह 1 से 20,000 तक होती है, जिसमें से समान आकार का फिलामेंट बाहर निकलता है। तो जब मशीन से कुछ चीज़ निकल रही है तो वो निश्चित बात है कि वो समान आकार की ही निकलेगी, उसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेयॉन को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, प्राकृतिक रेजिनेटेड रेशों में वर्गीकृत किया जाता है। रेयॉन को प्राकृतिक यहाँ पे रेजिनेटेड रेशों में वर्गीकृत किया जाता। मानव रेशों का सामूहिक नाम रेयॉन दिया गया है, जिसके कुछ गुण कपास से मिलते जुलते हैं। वह जलने पर इसमें कपास जैसी गंध व अन्य लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। आ सकता है कि रेयॉन का मीन्स क्या है? तो याद रखेंगे, सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। रेयॉन के धागे अत्यंत ही कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। ये देखने में रेशम के समान ही लगते हैं, इसीलिए इन्हें कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। नायलॉन के कपड़े के तंतु इन किससे बनते हैं? तो याद रखेंगे, ये गलन यानी मेल्ट कटाई से बनते हैं। गलन या मेल्ट कटाई से नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम 1938 में 1938 में किसने किया था? क्योंकि इसका साफ साफ सिलेबस में है कि रेयॉन का आविष्कारक मतलब पता रखना, यानी रेयॉन का कब आविष्कार हुआ या क्या इसने अपना मतलब उत्पत्ति का है या कहेंगे वो कब से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 1938 से। डॉक्टर कैराथर्स ने की थी। यह एक बहुलक रेशा है। बहुत पूछा जाता है कि रेयॉन है, तो याद रखेंगे पॉलीमर फाइबर, क्योंकि इंग्लिश टर्म को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऐसे ही हूबहू। तो यहाँ पे आ जाता है पॉलीमर फाइबर। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। पॉलीमाइड से बनता है, इसलिए इसे पॉलीमर फाइबर कहते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिस है? तो यहाँ पे गैर सेलुलोजिस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो नायलॉन है वो क्या है? गैर सेलुलोजिस फाइबर है।
ठीक है। नायलॉन की अगर देखी जाए तो निम्न में से नायलॉन मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। आपको पता है सेलुलोज कौन थे, रेशम था और आपका ऊन था, क्योंकि ये मानव निर्मित थे। नायलॉन नामक एक जादुई रेशा जिसको मैजिक फाइबर कहते हैं, मैजिक फाइबर है तो नायलॉन। याद रखेंगे कि खोज वस्त्र विज्ञान के इतिहास में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ है। इस अद्भुत रेशे के विभिन्न रूपों वाला तथा विभिन्न गुणों वाला बनाया जा सकता है। हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इनको कहते हैं नायलॉन, क्योंकि इन्हीं दोनों के पॉलीमर से ये बनता है। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो ये है रेयॉन। ये क्या है, आपका रिसाइकिल होता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुनर्निर्मित, द्वारा निर्मित होना। पुनर्निर्मित रेशा रेयॉन है। इसकी 3 प्रकार रेयॉन बनाए जाते हैं, यानी 3 प्रकार के 3 विधि से क्या है रेयॉन बनाए जाते हैं। अगर बात की जाए नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, ठीक है, क्यू फ्रामोमोलियन रेयॉन और विस्कोस रेयॉन। विस्कोस जो है आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे विस्कोस मेथड से किसको बनाया जाता है, तो रेयॉन को बनाया जाता है। ठीक है, विस्कोस किसका नाम है, तो याद रखेंगे रेयॉन का नाम है, क्योंकि रेयॉन को इस विधि से क्या है, हमें 3 प्रकार के रेयॉन बनाए जाते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार हमने देख लिए, जिसमें से विस्कोस आप भूलेंगे नहीं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेयॉन की खोज क्या है, 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक चमत्कार है। यह कृत्रिम रेशम कहा जाता है, मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है, फर्स्ट फाइबर ऑफ मैन, तो याद रखेंगे रेयॉन। सबसे अधिक मजबूत रेशा है तो वो है नायलॉन, तभी तो नायलॉन के कपड़े का भी जो रेशे होते हैं वो इतने मजबूत हैं, तो नायलॉन के कपड़े कभी भी हाथ से नहीं फटते। याद रखेंगे नायलॉन के ही जो मशीन में धागा चलता है जिसे आप लगाते हैं वो नायलॉन का अगर होता है तो टूटता कम है। सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन का है। नायलॉन को जादुई रेशा तथा सुगम जीवन रेशा की संज्ञा प्रदान की गई है। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है, तो वो हमारा है रेयॉन। जैसा आपका शरीर होगा वो वैसा ही बन जाता है। चलिए, रेयॉन कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है, इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पतिक सेलुलोज है। ठीक है, ये किससे बनता है, वनस्पतिक सेलुलोज से। उनमें क्या पाया जाता है, ऊन और रेशम में, तो वो जांतव्य सेलुलोज। याद रखेंगे रेयॉन निर्माण के लिए कागज, बांस व कागज की लुंधी, पप, कपास के लिपट्स आदि को रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। इस अर्ध पदार्थ को स्पिनिरेट, जो अभी बताया था कि मशीन होती है जिसके छिद्रों से धागा निकाला जाता है, तो उसमें डाला जाता है, तो उससे वो धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तत्पश्चात उसको क्या किया जाता है, निरंतर ताप में सुखाकर ठंडे जल से प्रभावित कर खींचकर व यहाँ पे क्या है बांट कर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन। तो यहाँ पे किस तरह से, जब आप देखा होगा जब आप घर पे सेवइयाँ बनाते हैं, उन्हें जब छिद्रों से निकाल लेते हो उस आटे को, उस लेही को, तो उसको सुखाने के बाद क्या है इस तरह से ऐसे से हो जाते हैं। इसी तरह सेम धागे का प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना विस्कोस बहुत पूछी जाती है, तो विस्कोस क्या है, रेयॉन निर्माण की प्रमुख विधि है। 3 हमने विधियाँ पढ़ी थी, उनमें से विस्कोस भी थी। विस्कोस रेयॉन के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताइए, तो यानी विस्कोस से जो रेयॉन निर्मित होती है उसका मेथड क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे कि उसका मेथड क्या है, तो पहला होता है लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन, दूसरा होता है स्टेपिक प्रक्रिया या भिगोने की प्रक्रिया, फिर हम क्या करते हैं काल प्रभावन प्रक्रिया की जाती है, फिर नेक्स्ट जो होता है वह है मथने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे जो रेयॉन निर्माण है उसका सही क्रम की अगर बात की जाए तो क्या रहेगा, सही क्रम
रेयॉन निर्माण का, तो रेयॉन निर्माण का वो है डुमाना। फिर जो रहेगा टुकड़े, टुकड़े के बाद जो नेक्स्ट रहेगा एंजिंग, एंजिंग के बाद फिर क्या करते हैं, जेंथेसन करते हैं। जेंथेसन के बाद अगर की बात की जाए तो फिर रहता है घोलना, घोलना के बाद सबसे एंड में हम क्या करते हैं, कातना। तो ये क्या था, रेयॉन निर्माण का सही क्रम था। ठीक है, याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या है, डुमाना। जब तक गलाएंगे नहीं तब तक वो प्रोसेसिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सारे मेथड दिए गए हैं, डुमाना, टुकड़े, एंजिंग, जेंथेसन, घोलना और कातना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर दोनों पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पर अगर आपको अब तक की सारी वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उस पर अब तक की सारी पीडीएफ है। बट व्हाट्सअप नंबर आप तभी ज्वाइन कीजिएगा जब आपको क्या है, कोई भी अपडेट से जुड़ना हो, जो लगे कि हमें टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों को ज्वाइन करना है। क्योंकि व्हाट्सअप पे जब आप जिस तारीख से ज्वाइन होंगे उसी तारीख से आपको पीडीएफ आगे की मिलेगी, पीछे की पीडीएफ कोई भी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। रेयॉन नेक्स्ट देखते हैं। अवकथन कह रहा है, ये रेयॉन की पोशाक में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है। और कारण कह रहा आता है, इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी रखनी चाहिए। तो कारण और कथन क्या ये आपस में को रिलेटेड है, तो ये देखना है। हाँ, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो इसको सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें सिलवटें पड़ती हैं। रेयॉन की अगर बात की जाए, कर चुके हैं। और ये मानव निर्मित पहला रेशा है, ये भी हम कर चुके हैं। ये वानस्पतिक सेलुलोज है, याद रखेंगे। ये सेलुलोज तो है, पर कैसा है, वनस्पतिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है, तो यहाँ पे है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन के निर्माण में उपयोगी है। रेटिंग की प्रक्रिया रेयॉन रेशे के निर्माण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेलुलोज की चादरों कास्टिक सोडा में डुबोकर 50 घंटे तक गलाने की क्रिया की जाती है। रेटिंग का सामान्य अर्थ होता है गलाना या सड़ाना। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माण करता है, तो किसने इसका नाइट्रोसेलुलोज का रेयॉन का निर्माण किया है, तो एडमर्स है। याद रखेंगे, प्रोफेसर जे जॉर्ज एडमर्स। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन का निर्माण 1855 ईस्वी में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने किया था, जबकि 1884 ईस्वी में हिलियर डी कार्बोनेट ने नाइट्रोसेलुलोज से प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। याद रखेंगे, फादर ऑफ रेयॉन पूछा जाए तो आपका कौन रहेगा, तो रहेंगे हिलेरी डी। बहुत है, ठीक है, हिलेरी डी कार्बोनेट। ठीक है, जिन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ रेयॉन। इन्होंने कब दिया था, तो 1884 में। और रेयॉन का निर्माण किसने किया था, तो 1800 यहाँ पे 55 में बात आ जाती है, तो जॉर्ज एडमर्स ने। रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कपास तथा बांस को। तभी तो इसमें कुछ विशेषताएं किसकी होती हैं, कॉटन की होती हैं, क्योंकि इसके निर्माण में क्या है, कॉटन का यूज होता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है, तो यहाँ पे मानव निर्मित अगर तंतु की बात की जाए तो हो जाएगा रेयॉन। ये अगर यहाँ पे सिल्क की बात की जाए तो ये चांतव्य है। हेम्प की बात की जाए तो ये वनस्पतिक है। और लिनन की बात की जाए तो ये भी वनस्पतिक रेशा है प्राकृतिक जगत का। ये जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सामिथिलिन डाईअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे नायलॉन 66। कभी कभी ये कॉमा नहीं लगा होता है, तो याद रखेंगे नायलॉन 66 भी सही है, नायलॉन कॉमा 66 भी सही है। नायलॉन 6,
6 भी सही है। नायलॉन सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है। इसे पॉलीएमाइड कहा जाता है। यह हेक्सामेथिलेन डाइअमीन तथा एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त पॉलीमर है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1935 में, कब, तो 1935 में आर्थर वालेंस कैरोथर्स ने किया था। इसके तंतु रेशमी, चमकदार, मजबूत तथा हल्के होते हैं, अतः इनका प्रयोग बृहद पैमाने पर वस्त्र उपयोग में किया जाता है। रासायनिक रूप से नायलॉन है, तो यहाँ पे है पॉलीएमाइड। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है, जिसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था तथा यह व्यापारिक उत्पादन यानी 1939 यानी 1939 ईस्वी में शुरू किया गया। नायलॉन को उपयोग मछली पकड़ने वाले जालों में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे सुन लीजिए, जाल, मछली पकड़ने वाले जालों में किसका प्रयोग होता है, नायलॉन का। पैराशूट के कपड़ों में नायलॉन का, टायर में नायलॉन का, दांत के ब्रश में नायलॉन का, पर्वतारोहियों के लिए जैसे वो चढ़ते हैं उस रस्सी वगैरह में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, तो वो होता है नायलॉन का। इसीलिए इसकी मजबूती ज़्यादा रहती है, क्योंकि पानी को कम सोखता है। पानी को ज़्यादा सोखने से क्या होता है, वस्त्र की मजबूती कम हो जाती है, इसलिए कॉटन जब गीला होता है तो अपनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नायलॉन के तंतु में किसी प्रकार के रंध्र नहीं होते हैं, अतः इनके द्वारा नमी सोखने का प्रश्न नहीं उठता है। अतः क्योंकि ये कारण कथन में आ सकता है कि नायलॉन इस तरह से आएगा, अभिकथन कहेगा कि नायलॉन क्या है, पानी नहीं सोखता है। कारण कहेगा क्योंकि इसके तंतु में किसी प्रकार के रंध्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पे और क्या रह जाएगा, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही हैं। इस तरह से इसका क्वेश्चन बन सकता है। इन तंतुओं में अवशोषण क्षमता नहीं होती है। इस गुण के कारण नायलॉन के वस्त्र धोने के उपरांत शीघ्र ही सूख जाते हैं। रेयॉन को धोने के वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रेयॉन को क्या है, रेयॉन सेलुलोज से बना रेशा है, जिससे बने वस्त्र की सतह चिकनी होने के कारण धूल के कण उसमें सटते नहीं है। रेयॉन के वस्त्रों की अपेक्षा देर से गंदे होते हैं। इनकी शक्ति भीगने पर कम हो जाती है, इसलिए धोते समय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग ना करके इसके लिए नर्म साबुन तथा गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब पानी में होता है तो इसकी जो क्षमता है यानी इसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, तो वह नायलॉन कपड़े आते हैं कृत्रिम रेशों के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं। जिन रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं किया जाता है उन्हें कृत्रिम रेशा कहा जाता है। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत नायलॉन तथा इससे बने वस्त्र, पॉलिएस्टर, टेरिकोट आदि आते हैं, जबकि कपास, परसन, रेशम तथा ऊन आदि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है, तो वह है रेयॉन। रेयॉन कैसा है, परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है। रेयॉन सेलुलोज कागज की लुद्दी या गांठ के ठंडे सोडियम का डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से अपरिचित कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में तथा या जाली बनाने में किया जाता है। नायलॉन तंतु की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे है इनमें से सभी। नायलॉन एक क्या है, सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक क्या है, पॉलीमाइड है और तंतु है। इसका अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो यहाँ पे रहेगा CONH2, और जो 1935 में निर्मित किया गया था। यह मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। यह काफ़ी चमकीला तनाव सामर्थ्य और प्रत्यास्थ तंतु है, जिसका प्रयोग जाल, पैराशूट रस्सी, ब्रूस आदि में किया जाता है। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो याद रखेंगे काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट ने रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया था। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप भूलेंगे नहीं कि रेयॉन को किसने तैयार किया था, तो रेयॉन का मतलब है कार्डोनेट।
वेसिनॉन वेसिनॉन वेस्कॉन यहाँ पे याद रखेंगे। काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट वेसन कॉन फ्रांस में जन्मी एक फ्रेंच इंजीनियर तथा उद्योगपति थे जिन्होंने सर्व एक प्लास्टिक रेशा है। अगर बात की जाए प्लास्टिक रेशा की तो ये रहेगा ऑलन। ठीक है, यहाँ पे ऑलन राइट आंसर रहेगा। ऑलन की अगर बात की जाए तो ये एक्रिलिक रेशा का उदाहरण है, या ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्लास्टिक रेशा है। अगर एक्रिलिक रेशे की बात की जाए तो जो एक्रिलिक फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर पॉली एक्रिलोनाइट्राइल नामक बहुलक के यहाँ पे मोनोमर से बनता है। ड्यूपॉन्ट ने 1941 से पहले एक्रिलिक फाइबर को बनाया जिसने उसने ऑलोन नामक एक ट्रेंड मार्क दिया, जबकि रेयॉन, नायलॉन और डेक्रोन आदि संश्लेषित रेशे के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, ये प्लास्टिक रेशे के उदाहरण है या एक्रिलिक रेशे का उदाहरण है।
एस्बेस्टस तंतु खनिज तंतु होते हैं। ये तंतु ताप के कुछ चालक होते हैं। याद रखेंगे, ये ताप के कैसे होते हैं, कुछ चालक होते हैं। अतः इन्हें इससे अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन तंतुओं पर ना तो किसी अम्ल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ना ही इन पर जंग ही लगती है। इसीलिए जो आग बुझाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं वस्त्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि आग इन्हें छूती नहीं है, या ये कहें कि ये आग को पकड़ते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, तो यहाँ पे जो भी तंतु दिए गए उनमें से कौन सा है जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, तो वो नायलॉन है, जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। ठीक है, ये पानी नहीं सोखता है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पानी जो भी तंतु सोखता है उसकी, या फिर ये जब पानी सोखता है या गीला होता है तो उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। नायलॉन बहुत अधिक आर्द्रता को अवशोषित नहीं कर पाता है। नायलॉन से बने वस्त्र पूरी तरह से गीले नहीं होते हैं। नायलॉन का कपड़ा चिकना होता है, अधिकांश पानी सतह से ही फिसल जाता है, यानी इसके अंदर रेशों को पानी टच नहीं करता है। आपको लगेगा कि आपने ये पानी में डीप किया, बट ये अंदर तक रेशों में पानी नहीं जाता। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है, तो कौन सा तंतु है, तो ये है स्पेंडेक्स। इस वाले तंतुओं से खिलाड़ियों के वस्त्र बनते हैं। इनमें से कौन सा मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है, यानी मानवीकृत यानी मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित कौन सा ऐसा सेलुलोजिक तंतु है, तो वह है, यहाँ पे बात की जाएगी तो रहेगा एसीटेट, जो है ये मानव द्वारा निर्मित है या मानव के द्वारा बनाया हुआ है। इसी कारपेंट बनता है, आपका ड्रेपरीज बनती है, छाता बनता है, आज चीज़ें बनती हैं। निम्न में से कौन से तंतु लचकदार हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा तंतु है जो लचकदार है, तो यहाँ पे नियोप्रीन और स्पेंडेक्स, ये क्या है, लचकदार तंतु हैं, तो यहाँ पर आंसर बनेगा ए। आधारीय वस्तुओं के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है, तो स्पेंडेक्स जो है वो आधारीय तंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर के लिए सर्वथा उपयुक्त रंजक है, तो एंजॉयक्स क्या है, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है। एंजॉयक्स रंजक का प्रयोग पॉलिस्टर के वस्त्रों के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर के तंतु दीर्घ श्रृंखला वाले ऐसे वाहक होते हैं जो कोयले, जल, वायु तथा पेट्रोलियम से उत्पादित तत्वों से निर्मित किए जाते हैं। पॉलिस्टर की रेशे के विकास के लिए आधारशिला का कार्य नायलॉन के खोजकर्ता WH कैथोथर्स के अनुसंधान ने किया है। याद रखेंगे, WH कैथोथर्स के अनुसंधान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवकथन कह रहा है पॉलिस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन और एक्रिलिक की उपस्थिति से उसे गर्म फिनॉल तथा साद्र निट्रिक एसिड में घोलकर निकालना आवश्यक है। जबकि अभिकथन के बाद कारण क्या कह रहा है, कारण देखते हैं। पॉलिस्टर गर्म फिनॉल तथा साद्र निट्रिक एसिड दोनों के अविलय का होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, यानी दोनों ए और आर सही है। जो कथन कहा जा रहा है, जो उसका कारण कहा जा रहा है, दोनों ही कोटेशन सही है। सूती पॉलीमर के में मुख्य रासायनिक समूह है, तो यहाँ पे बात की जाएगी तो कार्बोक्सिलिक समूह है। पॉलिस्टर रेशे घुलनशील है, तो किस में घुलनशील है, तो यहाँ पे बात की जाएगी तो मेटाक्रोसाल में क्या है, घुलनशील है। रेशे जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह फ्लाइबल है, वह है, तो वह जो फाइबर है, अगर बात की जाए तो कौन सा फाइबर है, तो यहाँ पे एस्बेस्टस जो है वो इसको क्या है, आग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्ल भी इसे नहीं छूता है। पॉलिस्टर बनता है, तो अगर बात की जाए डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा।
अगर बात की जाए पॉलिएस्टर रेशे तो लंबी पॉलीमर होते हैं, इसे टेरिलीन नाम दिया गया है। यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है। विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे उसमें घुलाकर परखा जा सकता है। तो किस में घुलाकर परखा जा सकता है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस में घुलकर परखा जा सकता है? तो 40% एसिटिक एसिड में घुलकर परखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्कोस रेयॉन सर्वप्रथम इस विधि का द्वारा रेयॉन का निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक क्रॉस वीवन तथा पीडल ने 1892 में ईस्वी में किया था। यह विधि सस्ती है तथा साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयॉन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। 40% एसिटिक एसिड में घुलकर परखा जा सकता है। पॉलिएस्टर तंतु इसमें घुलनशील है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मेटाक्रोसोल में घुलनशील है। ये जीआईसी का प्रवक्ता का आपको बता दें। अगर नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी टीजीटी पीजीटी के बाद डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, तो आपको आज नोटिफिकेशन से थोड़ा समझा दिया जाएगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात की जाएगा अब जो नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी वो आएगी जीआईसी की। आपको टीजीटी पीजीटी 2023 देखने को तो मिलेगा, यानी उसका नोटिफिकेशन तो मिलेगा, पर उसमें जॉब नहीं मिलेगी 24 से पहले, यानी आचार संहिता वगैरह में वो भर्ती उलझ जाएगी। फिर चुनाव के परिणामों में वो पूरी तरह से उलझ कर आपको वो भर्ती मिल पाएगी 24 के एंड या 25 में उसके एग्ज़ाम और आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये जो टीजीटी पीजीटी आपके लिए गोल्डन चांस है, तो अपनी जी जान लगा दीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो भर्ती होगी वो जीआईसी की होगी, क्योंकि जीआईसी की भर्ती बिल्कुल क्लियर हो चुकी है पहले वाली। तो जो 2021 की भर्ती थी जीआईसी की वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जीआईसी के लिए आपको बस करना क्या है, अपना सब्जेक्ट प्लस जीएस उसके फर्स्ट पेपर में आता है 30 क्वेश्चन, प्लस सेकंड जो मेंस में आता है वो अपना सब्जेक्ट प्लस हिंदी आता है, तो वो आप सबको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जीआईसी का आने वाले टाइम में फुल कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पॉलिएस्टर तंतु अगर फाइबर्स एक कृत्रिम बहुलक है जिसका मुख्य उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। पॉलिएस्टर बहुलकों में पॉली यानी एथिलीन टेरेफ्थेल मुख्य बहुलक हैं, जिसे टेरिलीन डेक्रॉन माइलर के नाम से जानते हैं। पॉलिएस्टर तंतु एम क्रेसॉल में घुलनशील होते हैं। प्राकृतिक रेशा है, तो एस्बेस्टस जो है जो प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक में कैसा है, खनिज रेशा है। ये किसका है, ये ताप का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है एस्बेस्टस, सोना, कॉइन और खनिज रेशे हैं, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑलोन, नायलॉन, डेक्रॉन रसायन रेशा है, सही है। सीसल, रेशम, ऊन जानतव्य रेशे हैं। और लिनेन, रेयॉन और रेमी वनस्पतिक रेशे हैं, जबकि एस्बेस्टस, सोना यहाँ तक तो ये दोनों क्या है, ये खनिज रेशों के अंतर्गत आते हैं। बट ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये इसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए रासायनिक रेशों की, तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर का और कार्बन फाइबर है। अगर प्राकृतिक रेशों की बात की जाए तो कपास, पटसन, ऊन, रेशम। कृत्रिम की बात की जाए तो नायलॉन, पॉलिएस्टर और टेरिकोट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार पूछा जा रहा है, तो प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार आपका खनिज तंतु नहीं है। वनस्पतिक तंतु, प्राणिज तंतु, पादप तंतु। बट जहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके प्राणिज तंतु हैं, वनस्पतिक तंतु हैं, खनिज तंतु हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट किसके होते हैं, प्राकृतिक तंतु के होते हैं। तो यहाँ पे पादप के हैं या फिर वनस्पतिक तंतु का है, यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसमें से एक हटा दिया जाएगा। ठीक है, बट जो यूथ कंपटीशन में दे रखा है वो बी दे रखा है, बट बी यहाँ पे सही नहीं है। तंतुओं को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, प्राकृतिक तंतु, संश्लेषित तंतु। ऐसे तंतु जो पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो क्या होते हैं, जंतुओं से प्राप्त
होते हैं प्राकृतिक तंतु कहे जाते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट आदि पादपों से प्राप्त होते हैं तथा रेशम, ऊन आदि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक है, ये जानतव्य है। अब बात करते हैं संश्लेषित तंतुओं की। तो ये रासायनिक पदार्थों या खनिजों से प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहे जाते हैं, जैसे रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशे या तंतु हैं। विनाइल क्लोराइड से बनता है, तो किससे बनता है? तो यहाँ पे विनाइल क्लोराइड से बनता है तो टेरिलिन से बनता है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। टेरिलिन, एथिलीन और ग्लाइकोल और टेरेफेथेलिक एसिड जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है। अमेरिका में यह डेक्रोन के नाम से बाजार में आया है। ऑलोन एक सिंथेटिक फाइबर है जो वाइनिल साइनाइड से संश्लेषित किया जाता है। इसे एक्रिलिक भी कहते हैं, जबकि नायलॉन पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण, इसे मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा माना जाता है। कीटों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? तो यहाँ पे संश्लेषित तंतु या कीटों तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? जितनी बार इम्पोर्टेंट पूछा जाए उतना बार कम है। तो स्पेंडेक्स जो है वो अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है, यानी आग उसको नहीं छूती है। निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? तो वो हमारा है ओलोपिन। ओलोपिन का क्या है? विशिष्ट गुरुत्व। ये उत्तराखंड का आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? तो यहाँ पे एस्बेस्टस क्या है? खनिज तंतु है। एस्बेस्टस एक कृत्रिम खनिज तंतु है। इसके तंतु अत्यंत कोमल, लंबे, ज्वलंत एवं बारीक होते हैं। ये ताप के कुचालक होते हैं। इसके द्वारा आग बुझाने वाले पोशाक बनाए जाते हैं, जिसे धातु वस्त्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? तो यहाँ पे एसीटेट जो है हाइड्रोफिलिक नहीं है। ऊन, रेयॉन, सूती वस्त्र, सूती आदि तंतु हाइड्रोफिलिक हैं क्योंकि ये पानी को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि एसीटेट तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है। जो पानी को अपनी ओर खींचे वो होता है हाइड्रोफिलिक, क्योंकि पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यह कब होता है? जब आपको कुत्ता काट जाता है। या कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया, जिससे पानी से मरीज को डर लगता है, या पीड़ित व्यक्ति को या पेशेंट को पानी से डर लगता है, इसलिए वो प्यासा ही मर जाता है। कभी कभी इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। तो आई होप आज हमने रेयॉन तथा नायलॉन के कंप्लीट अब तक के रिपीटेड क्वेश्चनों को देख लिया है, जो 2021 तक के रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो आई होप ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 20वां जो चैप्टर आपको जल्दी ही टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा। जल्दी ही आपको यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट के 2 चैप्टर बचे हैं, उन्हें कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट किसी और की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसी किसी बुक के प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको पता था प्रैक्टिस सेट लगाने का हमारा तरीका यही रहेगा। हमने शुरू में कहा था कि OMR सीट आप क्या करें, निकलवा लें। OMR सीट से आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो आपने कहा कौन सा प्रैक्टिस सेट? हमने कहा जिसको आवश्यकता है वो कोई भी खरीद ले, और नहीं तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमने यूथ के बिना आंसर की के आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए थे, 10 की 10। फिर अब उनको आंसर की के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप अपना रीइवैल्यूएशन यानी आप अपना रिवैल्यूएशन कर सकें और रीचेक कर सकें अपनी आंसर की को। तो आई होप आपको समझ में आई होगा कि हम किस तरह से आपको तैयारी करने के लिए ज़बरदस्ती यानी आपके लिए माहौल इस तरह का क्रिएट करा जा रहा है कि जिससे आप तैयारी करें। तो आपकी दीपावली सबकी अच्छी रही होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सबकी दीपावली अच्छी रही है तो अब श्रृंखला शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 से ढाई मंथ है। याद रखेंगे 2 से ढाई मंथ। तो हम 2 लेके चल रहे हैं, जो 15 दिन बचेंगे शेष उनमें हम और बेटर रिवीजन करेंगे। तो हम 2 मंथ में हमें पूरा कवर करना है, क्योंकि
अक्टूबर गया, नवंबर और दिसंबर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या आप तैयार हैं इन 2 मंथ के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। यूथ कंपटीशन अगर बुक की बात करें तो इसके कुछ ही चैप्टर बचे हैं, तो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और जल्दी ही हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट कितना है 100+। के लिए हमारी रणनीति भी होनी चाहिए, तभी आएगा 100+, क्योंकि 100+। 70 तक क्वेश्चन ईजिली आप सही कराते हो। मुझे तो कितने 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चनों की आपको तैयारी करानी है। 60 से 70 क्वेश्चन आप खुद से ही कराते हो। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो इसमें स्कोर नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। तो आपका टारगेट केवल और केवल, हमारा टारगेट आपको 100+ तक पहुंचाना है। ठीक है, तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि हमारी इनकम या क्या है कि अर्निंग हम इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल केवल हमारा मेन मोटिव रहता है कि स्टूडेंटों के लिए कुछ करा जाए। क्योंकि ये स्टूडेंट जो है वो 2-3 तरह से मतलब कहेंगे, एक तो पढ़ाई का बोझ होता है, एक प्रेशर होता है कमाई का, एक होता है पासिंग करने का एग्ज़ाम का। तो इस तरह से 2-3 प्रेशर उनके पास बहुत होते हैं। एक है उनके पास टेंशन बहुत होती हैं, पर लगता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी कोई भी फीस पे नहीं करनी है, और आपको पूरा के पूरा 2 से ढाई महीने में इसको कवर करा दिया जाएगा। ये बुक अब जल्दी ही आपको ख़त्म हो जाएगी। तो यूथ कंपटीशन की अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो वो इसी मंथ में ख़त्म हो जाएगा। अगर इस बुक की बात करें तो ये आने वाले 15 दिन में पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको प्रोवाइड है ग्रुप, उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।